ये एक मोटिवेशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्लीज़ पूरी अवश्य सुनना। इस कहानी का शीर्षक है ननद का लालच। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही खुशबू मायके आ पहुंची। वह तो हमेशा से ही अपने घर को अपना घर नहीं बल्कि खुद को वहां की महारानी समझती थी। उसकी भाभी को पता था कि वह आने वाली है, तो वह तो पहले से ही डरी हुई थी। जैसे ही डोरबेल बजी, भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया। भाभी ने आगे बढ़कर पैर छुए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो सबसे पहले अपनी नज़र पूरे घर पर डाली और बिना किसी से पूछे अपना सूटकेस बीच हाल में ही पटक कर जोर से बोली, माँ, यह घर कितना गर्म है। इस घर में तो गर्मी से मर जाएंगे। मेरे कमरे में तुरंत एसी लगवाओ। और सुनो भाभी, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ले आना और सुबह जल्दी से चाय लाकर मेरी नींद खराब मत कर देना, क्योंकि मैं यहाँ आराम करने आई हूँ। आते ही खुशबू ने अपनी भाभी बीना को आदेश दे दिया। माँ ने तुरंत गर्दन हिलाई और भाभी की तरफ देखते हुए कहा, बहू जरा ध्यान रखना, मेरी बेटी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर बीना ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ पोंछे और रसोई घर की ओर बढ़ गई। जानकी जी ने तुरंत अपनी बेटी को गले से लगाया और बोली, चल अब तू आराम से बैठ, कितनी दूर से आ रही है। लेकिन ननद तो बीना को जाते हुए तिरछी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि खुशबू को भाभी की खामोशी सबसे ज़्यादा चुभती थी। पहले ही दिन, माँ, ये भाभी ढंग से काम नहीं कर पाती क्या? रोटियां पत्थर जैसी हैं, सब्जी में स्वाद नहीं। भैया कैसी पत्नी ले आए हैं। वीना को लगा कि जैसे उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसे पता था कि यहाँ बोलना मतलब आग में घी डालना ही होगा। दिन बीतते गए और खुशबू के ताने बढ़ते गए। हर वक्त बीना पर हुक्म तान कर रहती थी, मेरे कपड़े सही से नहीं धुले, मेरे कमरे की सफाई ठीक से नहीं हुई, खाने में नमक ज़्यादा है, हर बात में कमी, हर बात में जहर। वह जानबूझकर भाभी को सबके सामने नीचा दिखाती और फिर मासूम बनकर कहती, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। और जानकी देवी भी हर बात बेटी के पक्ष में खड़ी रहती और बहू को चुप रहने की नसीहत देती। घर की इज्जत संभालना बहू का काम होता है। जब से खुशबू आई थी, हर दूसरे दिन अपने भाई से कहकर बाहर खाना खाने का कार्यक्रम बना लेती थी। कई बार तो ऐसा हुआ जब बीना का खाना पहले ही बन चुका था, लेकिन खुशबू को बाहर का खाना खाना था तो सासू माँ कहती थी कि बहू, फिर तू जाकर क्या करेगी, खुशबू को जाने दे और मैं भी यही रुक जाती हूँ, हम लोग यही खाना खा लेंगे। बीना देखती रह जाती थी और ननद रानी अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाती थी। एक दिन अविनाश ने कहा कि मम्मी कोई बात नहीं, यह खाना कल खा लेंगे, आज सब चलते हैं। बीना का भी मन हो रहा होगा तो जानकी देवी ने कहा, अरे इसके मन का क्या, सारा दिन तो कुछ ना कुछ बनता है और वो यह खाती है। अभी तो बहन आई है, इसकी इच्छा देख, पत्नी की बाद में देख लेना। बेचारा बेटा अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन माँ की इन बातों से बीना के अरमान जैसे टूट कर रह जाते थे। और खुशबू की नज़र सिर्फ भाभी के काम पर नहीं, उसकी चीज़ों पर भी गड़ी रहती थी। उसकी अलमारी, उसके गहने, उसके कपड़े, सब कुछ जैसे उसकी आंखों में खटकता था। एक दिन मौका पाकर जब बीना दोपहर का खाना बना रही थी तो वह भाभी के कमरे में घुसी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। धीरे से अलमारी खोली और एक एक चीज़ को टटोलने लगी। उसके बाद हाथ गहनों के डिब्बे पर रुके और आंखों में लालच की चमक साफ दिखी। कुछ दिन बाद बीना को सोने की चैन गायब मिली। उसने पहले खुद ढूंढा, फिर डरते हुए पति से कहा, मेरी चैन नहीं मिल रही है, काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ, आप मम्मी जी से पूछ कर देखो, कहीं उन्होंने देखी तो नहीं है। उसके पति अविनाश ने जल्दी से जाकर अपनी माँ से पूछा तो माँ का चेहरा गुस्से से तन गया और वह जोर से आँख दिखाकर बोली, घर में चोरी और हम पर उसका इल्ज़ाम।
उन्होंने गुस्से से कहा तो अविनाश ने कहा कि मम्मी मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, अब तो बेकार में उल्टा सोच रही हो। लेकिन खुशबू तुरंत उछल पड़ी, वाह भैया कमाल है, जोरू के एक आंसू में तुम्हें हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। वो सीधे मेरे मुंह पर क्यों नहीं बोलते, तुम्हारे कान भरकर तुम्हें भेज दिया ना। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके शब्द में जहर टपक रहा है। बीना यह सब सुनकर अंदर से टूट रही थी, क्योंकि एक तरफ तो उसकी चैन खो गई थी और दूसरी तरफ सास और ननद उल्टे उनको ही ताने सुना रही थी। अविनाश ने धीमी आवाज में कहा, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। तो माँ ने चिल्लाकर कहा, सच्चाई? सच्चाई ये है कि मेरी बेटी पर शक करने से पहले अपनी पत्नी को समझाओ। खुशबू ने ताली बजाते हुए कहा, देखा माँ, मैंने कहा था ना, ये घर अब इसके इशारों पर चलता है। मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी कि इसकी खामोशी के पीछे कौन सी चालाकी है। उसे दिन तो अविनाश शांत होकर अपने कमरे में चला गया और बीना को भी शांत होने को कह दिया, क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन बीना को चैन खोने का बहुत दुख था, क्योंकि वह मानी दी थी। इसी बीच बीना का जन्मदिन आ गया। मायके से रिश्तेदार आए, तोहफों का ढेर लग गया, नए कपड़े, गहने, मिठाइयाँ। बीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन खुशबू की आंखों में जलन की आग भड़क उठी। वह गिफ्ट उठा उठा कर देखने लगी और बोली, भाभी तुम्हारे मायके वाले तो बड़े दिलदार हैं, काश हमें भी इतना प्यार मिला होता। मगर क्या करें, मेरे मायके वालों का दिल तो बहुत छोटा है, ऐसे गिफ्ट भला हमारे नसीब में कहाँ। यह तारीफ नहीं, ताना था, और बीना अच्छी तरह समझ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने असली बात कही, वैसे भाभी मेरे जाने का वक्त नज़दीक आ गया है। आपने सोच तो लिया होगा ना, विदाई में मुझे क्या दोगी? बीना चौंकी। जैसा बन पड़ेगा। खुशबू हंसी, ऐसे कैसे चलेगा, खाली हाथ गए तो ससुराल में क्या कहूँगी कि भाई भाभी ने कुछ नहीं दिया। उसके शब्द चाकू की तरह चुभे। अविनाश ने माहौल शांत करने की कोशिश की और बहन से बोला, खुशबू जो सूट पसंद हो ले लेना। वह भड़क गई, सूट? भैया अगर सूट देना है तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरी हैसियत इस घर में बस इतनी है? यह सुनकर तो अविनाश हक्का बक्का रह गया। जानकी देवी ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा कि तो फिर तुझको क्या चाहिए बेटा? तो फिर उसने साफ कह दिया, मुझे एक सोने की चैन चाहिए, वरना मैं क्या मुंह लेकर ससुराल जाऊं। वह लोग भी तो पूछेंगे कि विदाई में क्या मिला है। उसकी मांग में शर्म नहीं, जिद और अधिकार था। इतना कहकर खुशबू ने माँ के सामने रोना शुरू कर दिया। माँ का गुस्सा भड़क उठा, मेरी बेटी को सोने की चैन चाहिए और तुम लोग बहाने बना रहे हो। और बेटी की बात को लेकर उन्होंने घर सिर पर उठा लिया। भाभी की ओर देखकर कहा, तुम अपने मायके से इतना लाती हो तो एक चैन देने में क्या जाता है। बीना अब और सहन नहीं कर पाई और दहाड़ कर बोली, मम्मी जी हर बार मैं ही क्यों? मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया गया है। मेरा सामान गायब हुआ और उसके बदले मुझको कितना सुनाया गया, और अब मेरी इज्जत की कीमत सोने की चैन लगा दी गई। अविनाश ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, बीना अब बहुत हो गया, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारी तरफ हूँ। अगर ये घर सिर्फ एक की जिद पर चलेगा तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा। खुशबू सी, लो माँ देख लिया, सच में जोरू का गुलाम निकला। सबके बीच खूब बहस हुई और बाद में गुस्से में सब अपने कमरे में चले गए और किसी ने खाना भी नहीं खाया। उस रात बीना को नींद नहीं आई। उसे समझ आ गया था कि उस घर में उसकी खामोशी से नहीं, उसकी आवाज़ से बदलेगा, जिसको यह लोग हमेशा दबाते आए हैं। नींद तो अविनाश को भी नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार लालची बहन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और पत्नी की खोई हुई चैन का राज भी वह जानना चाहता था। इससे पहले तो घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, यह भी उसके दिमाग में घूम रहा था। वह रात आंखों में बीत गई और अगले दिन की खामोशी के साथ बीना घर के कामों में लग गई। लेकिन खुशबू की जुबान को जैसे चैन ही नहीं मिलता था।
उसके जाने का समय अभी नहीं आ रहा था और हर दूसरे दिन वह वही राग छेड़ रही थी कि रसोई में खड़ी बीना के पीछे आकर कहती, भाभी तुम्हारे मायके से तो बड़े शानदार गिफ्ट आए हैं, सोना, कपड़े, यहाँ तक कि पैसे भी। तो क्या अपनी ननद को देना नहीं जानती हो? लगता है आपके माता पिता ने आपको दिल बड़ा रखना नहीं सिखाया। यह सुनकर बीना ने उसको तिरछी नज़रों से देखा तो वह तुरंत रसोई से निकलकर अपनी माँ से जाकर बोली, माँ देखा ना, भाभी के पास कितना कुछ है पर दिल कितना छोटा है। हर दिन यह सब सहना बीना के लिए मुश्किल हो रहा था। और तब बीना मन ही मन कहती, जाने कब तक हर रिश्ते की कीमत सोने से तौली जाएगी। लेकिन फिर माँ की आवाज़ गूंजती, मेरी बेटी गलत थोड़े ही मांग रही है, तुम्हारी भी तो इकलौती ननद है। सासू माँ हर बार बेटी के पक्ष में ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। बहू, तुम्हारे मायके वाले इतना दे सकते हैं तो एक चैन देने में तेरा क्या जाता है। यह वाक्य हर रोज का जख्म बन चुका था जो सुबह से शाम तक जानकी जी के मुंह से निकलता रहता था। एक दिन दोपहर को बिना किसी काम से रसोई से अपने कमरे में आई, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसका दिल धक से रह गया। उसकी अलमारी खुली हुई थी और अंदर बिखरे कपड़े थे। उसने घबराकर जल्दी से गहनों का डिब्बा देखा तो एक चीज़ और गायब थी। लेकिन इस बार सिर्फ दुख नहीं, शक भी हो रहा था। उसे याद आया खुशबू का बार बार कमरे में झांकना, अलमारी के पास रुकना और उसका वह लालची चेहरा जो उसके कमरे में कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। तभी उसकी नज़र बेड के नीचे पड़ी एक चुन्नी पर, वही चुन्नी जो खुशबू अक्सर पहनती थी। दरअसल जब बीना रसोई में काम कर रही थी तभी मौका देखकर खुशबू उसके कमरे में पहुंच गई थी। लेकिन जब बीना के आने की आहट हुई तो वह कमरे से निकल गई, मगर चुन्नी बेड के कोने में फंस गई और वहीं गिर गई। बीना इस बात से तो अनजान थी, लेकिन अब खुशबू पर नज़र रख रही थी। उस शाम उसने चुपचाप सब देखा कि खुशबू अपने बैग को ज़रूरत से ज़्यादा संभाल रही है। देखा कि वह किसी से नज़र भी मिला नहीं रही है। और सबसे बड़ा इत्तेफाक, उसकी अलमारी में बीना के कमरे की चाबी जैसी एक दूसरी चाबी भी रखी हुई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह देखकर तो बीना के होश उड़ गए और उसने झट से वह चाबी उठा ली। इस चाबी के मिलने से बीना का शक अब यकीन में बदलने लगा, लेकिन अभी वह शांत थी और सही मौके का इंतजार भी कर रही थी। अगले दिन खुशबू ने फिर वही जहर उगला, भाभी अब तो मेरे जाने का दिन भी पास है, विदाई में सोने की चैन तो पक्की समझे ना। उसकी आवाज़ में वही इकलौती ननद होने का घमंड था। लेकिन बीना ने इस बार कहा, खुशबू चैन चाहिए तो सच भी चाहिए। खुशबू हंसी, सच क्या सच? बीना ने उसकी आंखों में सीधे देखा, ये सच कि मेरी चीज़ें अपने आप गायब नहीं होती। तुम्हारे आने से पहले तो कभी कुछ गायब नहीं हुआ, मगर तुम्हारे आने के बाद मेरे सोने की अंगूठी और सोने की चैन गायब हो चुकी है। बीना की यह बात सुनकर जानकी देवी आंख निकालकर उस पर चिल्लाई, बहू संभल कर बोल, यह क्या तरीका है ननद से बात करने का? अगर कुछ खो गया है तो इसमें ननद की गलती नहीं बल्कि तेरी गलती है, क्योंकि तुझे संभाल कर रखना नहीं आता। जानकी देवी का विरोध देखकर इस बार बीना डरी नहीं। माँ, आज संभालना नहीं, सच बोलना जरूरी है। उसने कमरे से एक छोटी सी पोटली निकाली और सबके सामने ले आई। ये देखिए, उसने अविनाश और सास के सामने रखते हुए कहा, मेरी अलमारी की दूसरी चाबी जो मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन ये खुशबू के बैग से मिली। और ये, उसने दूसरा कपड़ा खोला, मेरी वही चैन जो गायब हुई थी, यह भी आपकी बिटिया रानी के बैग से मिली। खुशबू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह तुरंत चिल्लाने लगी, ये झूठ है भैया, देखो भाभी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया। खुशबू बार बार आँख निकालकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही थी।
जिससे कि उसका झूठा सच साबित हो सके। लेकिन अविनाश जानता था कि जो बीना कह रही है वह सच हो सकता है। बीना ने बिना ऊंची आवाज़ किए कहा, झूठ? ठीक है, तो फिर ये चुन्नी मेरे कमरे में कैसे आई? और ये मेरे गहने तुम्हारे कपड़ों के बीच में कैसे छुपे थे? सबूत एक एक करके सामने रखे गए। अविनाश दंग रह गया और माँ की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। अब तो खुशबू के लिए सांस लेना भी बोझिल हो रहा था। वह चोरी स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए बिना के सवालों से खुशबू अब भी बचने की कोशिश कर रही थी। माँ, भरोसा करो, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। लेकिन आज जानकी देवी इतने सारे सबूत देखकर बेटी की तरफ नहीं बोल पाई और माँ का हाथ अचानक बेटी पर उठ गया। थप्पड़ इतना जोर था कि थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। चुप, इतने दिन मैं अंधी बनी रही। मुझे लगा तू एक चीज़ ही तो चाहती है, मगर यह नहीं सोचा था कि इस लालच में तू अपनी भाभी की चोरी कर भी सकती है। अब किस मुंह से तुझको अपनी बेटी कहूँ, क्योंकि मैंने तो हमेशा बहू पर ही उंगली उठाई है। पहली बार बेटी की तरफ नहीं, सच की तरफ खड़ी थी, क्योंकि आज उनकी अपनी बेटी ने उनको शर्मिंदा कर दिया था। सबको अपने खिलाफ देखकर खुशबू रोने का नाटक करने लगी। तो बीना ने आगे बढ़कर कहा, इतने दिन तुमने मुझे चोर की तरफ देखा, जबकि तुम जानती थी कि चोरी खुद तुमने की है। फिर भी तुम माँ के कान भरती रही और इस घर में क्लेश होते रहे और तुम खुशी खुशी तमाशा देखती रही। तुमने तो मेरे मायके की इज्जत को अपनी मांगों का साधन ही बना लिया। सोने की चैन नहीं चाहिए थी, तुम्हें मेरी गर्दन चाहिए थी, जिस पर पैर रखकर तुम खुद को बड़ा दिखा सको। ऐसी कौन सी बेटी होती है जो अपने मायके में आकर ऐसा करती है? बीना की बातों के आगे अब खुशबू सिर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि उस चोरी उसने की थी और अब झूठ बोलने की हालत में भी नहीं थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि यह सब उसने किया है। तभी अविनाश ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी भाभी से इतनी नफरत है तो अपने घर वापस चली जाती। अपने मायके से संबंध रखने की ज़रूरत ही क्या है? भाई की बातें सुनकर तो वह फूट पड़ी और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, भैया, मुझसे गलती हो गई। उसने रोते हुए कहा, भैया प्लीज़ माफ़ कर दो। भाई ने सख्त लहजे में कहा, अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि ससुराल जाओ और वहाँ अपनी हरकतों का बोझ खुद उठाओ। तुम्हें तो यहाँ रहने का कोई हक ही नहीं है जो अपनी भाभी के सामान पर ही नज़र रखे। अब तो खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुराल भी कैसे जाएं। वह तो कहकर आई थी कि 1 महीना रहेगी। बीना यह बात जानती थी, इसलिए उसने कहा, ननद रानी, अब तुम अपनी जाल में खुद ही फंस गई हो। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुमने खुद कमाया है। अब तो खुशबू के पास अपना सामान पैक करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जानकी देवी ने भी कहा कि अब तो तेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। अब तो किस तरह यहाँ रहकर इन दोनों से नज़र मिलाएगी? फिर तो खुशबू चुपचाप चली गई और सामान पैक करने लगी। अंत में सासू माँ बीना के पास आई। उनकी नज़रों में शर्म थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मेरी आंखें देर से खुली। बीना ने कुछ नहीं कहा। सास की नज़र झुकी हुई थी पहली बार, और उस झुकी नज़र में एक स्वीकार था कि घर की असली इज्जत बहू की खामोशी में नहीं, उसके सम्मान में होती है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।